नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। कई बार मिड डे मुद्दा आपको देर शाम में या रात में देखने को मिलता है, क्योंकि खबर बड़ी हो जाती है। उस बड़ी खबर का इंतजार करते करते, अपडेट लेते लेते रात हो जाती है। आज आपको मिड डे मुद्दा सुबह सुबह 9 सवा 9 बजे लेकर के हम आ गए, रिकॉर्ड करके, क्योंकि 8 ही बजे सुबह बैठ गए। इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी खबर दुनिया के लिए है, और ये खबर अच्छी नहीं है, बुरी खबर। दुनिया उम्मीद में थी कि पाकिस्तान से राहत भरी खबर आएगी। भारत में पहली बार 1947 के बाद भारत में पहली बार ऐसा सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान से अच्छी खबर आएगी, क्योंकि भारत के लिए पाकिस्तान से अच्छी खबर नहीं आती। लेकिन लग रहा था कि अच्छी खबर आएगी। लेकिन ट्रंप ने नहीं होने दिया, नेतन्याहू ने नहीं होने दिया। 21 घंटे चली शांति वार्ता फेल हो गई। जेडी वांस, ट्रंप के खेल में उलझा हुआ जेडी वांस, आखिरकार युद्ध न चाहने वाले जेडी वांस को भी इस्लामाबाद से खाली हाथ उल्टा भागना पड़ा। इस्लामाबाद छोड़ करके अमेरिका रवाना। अब बड़ा सवाल है कि क्या फिर से ईरान और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध होने जा रहा है? क्योंकि बार-बार ट्रंप ने एक बात कही, जिस दिन से सीज फायर हुआ है, आप फिर टाइमलाइन, हम सीक्वेंस देखते हैं, टाइमलाइन देखते हैं। जब से सीज फायर हुआ है, तब से ट्रंप बार-बार ये रिपीट कर रहा कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, नेवी खत्म, एयरफोर्स खत्म, आर्मी खत्म, डिफेंस खत्म, सब कुछ खत्म, रिजिम चेंज। अब सब कुछ हो चुका है, उसके बाद तो युद्ध की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्या ट्रंप कहता है कि हमारे जहाज पर पहले से ज्यादा खतरनाक हथियार लोड हो रहे हैं। तो पहले से ज्यादा खतरनाक हथियार क्यों लोड हो रहे हैं? और ईरान ने लगातार, युद्ध विराम हो गया, लेकिन ईरान आराम की मुद्रा में गया ही नहीं। ईरान की उंगलियां हमेशा ट्रिगर पर रहीं और बार-बार वो अमेरिका को चेताता रहा इस बात। ये फेल्योर क्यों हुई? 21 घंटे में क्या-क्या हुआ? ये सुबह-सुबह हम मिड डे मुद्दा में ही लेकर के आए हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो सबसे बड़ी खबर उसी में लेकर के आए हैं। भाऊ को जोड़ लीजिए, फिर जरा हम पूरी खबर को, घटनाक्रम को समझते हैं। स्वागत है भाऊ। सुबह-सुबह बुरी खबर, हम लोग का भी दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रोफेशन में है कि शुरुआत सुबह की बुरी खबर से करनी पड़ती है। लाइए, दिखाइए, जब दुनिया ही ऐसे रास्ते पर है, हमारी क्या गलती है? दुनिया एक साथ ऐसे ही सब के सब राज करने वाले आ गए हैं, शैतानों का झुंड। यूएस के आगे नहीं झुका ईरान। शांति वार्ता फेल होने पर अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। खाड़ी में फिर मचेगी तबाही। आगे चलिए, अगली हेडलाइन लाइए। इस्लामाबाद में 15 घंटे तक चली महा बैठक फेल। जेडी वैंस और ईरानी डेलीगेशन के बीच नहीं बनी बात। ये 15 घंटे लिखा है, 21 घंटे, 2 शिफ्ट 15 घंटे की, फिर बाद में बात हुई। कोई बात नहीं बनी। यूएस ईरान वार्ता फेल, पाकिस्तान छोड़कर निकल गए जेडी वैंस। आगे अगली हेडलाइन लाइए। चलिए, भीतर भी खबरें हैं, डिटेल वहां पर भी मिलेगी और डिटेल में। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई लंबी बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद ईरान की ओर से प्रतिक्रिया आई है। पहले ईरान की प्रतिक्रिया सुनिए, बाकी वो तो कैमरे पर बोल के गए हैं जेडी वेंस। ईरानी पक्ष ने कहा है कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान अत्यधिक और कठोर शर्तें रखी, मतलब पूरा एक लाइन से कई वो पन्ना नहीं लाए थे, वो किताब ले चले आए थे, जिन पर सहमति बना पाना संभव नहीं था। ईरान ने संकेत दिया कि वार्ता में कुछ मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन अमेरिकी रुख काफी सख्त रहा। ईरानी अधिकारियों के अनुसार अमेरिका की मांगें संतुलित नहीं थीं, जिसकी वजह से किसी समझौते तक पहुंचना मुश्किल हो गया। आगे बढ़िए जरा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ करीब 15 घंटे चली लंबी बातचीत के बाद कहा कि ये वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। वेंस ने कहा, यह अच्छी खबर नहीं है, बातचीत बेनतीजा रही। उन्होंने आगे बताया
कि कई अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई, लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाने के कारण हम वापस लौट रहे हैं। और जरा बढ़िए, मुद्दे कौन-कौन से थे? इस 21 घंटे में क्या हुआ? कहाँ पर अवरोध पैदा हुआ? ये अवरोध दरअसल रात में ही हो गया था और हम रात में ही टीम ने जो तैयारी की थी, वो सारे ट्वीट्स तो हम कार्यक्रम से हटा दिए हैं, क्योंकि तब वार्ता में एक दौर बचा हुआ था। जब रात में 12 बजे तैयारी हुई कि लगा हम हमें तो लगा था कि नहीं, अब वार्ता आगे चल पाएगी। लेकिन फिर भी उम्मीद थी, क्योंकि एक दौर 3 घंटे का कहा जा रहा था कि और 3-4 घंटे का एक राउंड और होगा। जेडी वेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम यहाँ एक बहुत ही सामान्य प्रस्ताव छोड़कर जा रहे हैं, जो कि हमारी तरफ से फाइनल और सबसे अच्छा ऑफर है। अब देखना है कि ईरान इसे स्वीकार करता है कि नहीं। जेडी वेंस ने कहा कि इस्लामाबाद में 21 घंटे बातचीत चली, जो कि पर्याप्त है। ये वेंस ने बताया 21 घंटे। आगे चलिए। पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की वार्ता चल रही थी। पहले दिन वार्ता 14 घंटे से ज़्यादा चली। दोनों देशों ने अपने-अपने मसौदे और दस्तावेज पेश किए। शुरू में ऐसा लगा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है, लेकिन यह शांति वार्ता फेल हो गई। इस महत्वपूर्ण वार्ता की संवेदनशीलता का अंदाजा दोनों पक्षों के भारी भरकम प्रतिनिधिमंडलों से लगाया जा सकता था। ईरानी पक्ष का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ कर रहे थे, जिनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अरागची और 71 सदस्यीय एक विशाल दल मौजूद था। इस दल में अनुभवी वार्ताकारों के अलावा तकनीकी विशेषज्ञ और मीडिया प्रतिनिधि भी शामिल थे। अब देखिए गंभीरता इससे समझिएगा, वो तकनीकी विशेषज्ञ वगैरह सब लेकर के आए थे कि जो भी वहां पर एक-एक राउंड हो रहा है, 3 घंटे का हुआ, 3 घंटे में कोई ऑफर आया, तो अपने देश के लिए, अपने देश के तकनीकी विकास के लिए, कुछ ओवरऑल उस देश के लिए कौन-सा पॉइंट ऐसा है जो फ्यूचर में दूर तक वो गालिबाफ ना समझ पाएँ, अरागची ना समझ पावें, तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, तत्काल उनसे पूछो भई ये वाला शर्त ये रख रहे हैं, इसको मानने में देश का क्या लाभ है, क्या हानि है? ये गंभीरता बताता है कि वो पूरा सब कुछ लेकर के आए थे। यहाँ कौन आया था? वो 2 ठो, एक आया था उसका दामाद एजेंट और दूसरा आया था बिटकॉइन प्रॉपर्टी डीलर। ये भेजा था, ये गंभीरता समझो ये इस बेशर्म का। जेडी वांस ने कहा कि सीधी-सी बात यह है कि हमें एक सकारात्मक आश्वासन चाहिए कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, ना ही उन उपकरणों को हासिल करने की कोशिश करेंगे जिससे भविष्य में तेजी से बम बनाए जा सके। सवाल यह है कि क्या हम ईरानियों में परमाणु हथियार न बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति देखते हैं? अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन हमें उम्मीद है भविष्य में दिखेगा। भविष्य में दिखेगा। चलिए, आगे चलिए। ये तो जिनेवा में भी वो कमिट कर रहे थे। तब तो तुमने अटैक किया था। दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे देखना चाहते हो? सरकार समर्थक इन्फ्लुएंसर अली गोल्हाकी ने दावा किया कि अमेरिका ईरान से 400 किलोग्राम यूरेनियम बाहर भेजने की मांग कर रहा है। यह वही स्टॉक है जिसे वह पिछले मिलिट्री ऑपरेशन में जब्त नहीं कर पाया था, जहां फेल हो गया था चोरी करने में। इसके साथ ही अमेरिका जीरो एनरिचमेंट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पूरे मैनेजमेंट की भी मांग कर रहा है। जीरो एनरिचमेंट 3.5 से 5.5% तो एनर्जी के लिए होता है, बिजली के लिए। जीरो जीरो एनरिचमेंट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मैनेजमेंट अमेरिका को दे दो। सब लोग अपना अपना देश रजिस्ट्री कर दे, बैनामा कर दे इसके नाम से। भारत वाला जैसे कर रहा है। आज स्ट्रेट पर एक टेस्ट हुआ जिससे ईरान ने साफ तौर पर ठुकरा दिया। वो टेस्ट जिसको आपने डायरेक्ट हिट में देखा है, और देखिए डायरेक्ट हिट 8 बजे लगा हुआ है। लेबनान को लेकर यूएस की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं मिला, जिससे यह साफ होता है कि वाशिंगटन असल में बातचीत के लिए नहीं आया था। चलिए आगे चलिए। आगे जरा ट्वीट प्रेस टीवी की जो उधर से कुछ ट्वीट्स आए हैं। ईरान यूएस टॉक्स इन इस्लामाबाद हैव एंडेड आफ्टर द यूएस एक्सेसिव डिमांड्स प्रिवेंटेड ए फ्रेमवर्क फ्रॉम बीइंग रीच्ड। एक्सेसिव अत्यधिक, मतलब पूरा डिमांड ही करने आए थे, वो सॉल्यूशन लेके नहीं आए थे, सिर्फ डिमांड लेके आए थे। चलिए आगे चलिए। various issues, including the Strait of Hormuz, nuclear rights, and other issues, have been among the point of contention. ये इन्होंने लिखा भी प्रेस टीवी ईरान की तरफ से खबरें भी आ रही हैं क्लियर कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और जो परमाणु से जुड़े अधिकार हैं, हक है उसका, उस वो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर
बात गतिरोध पैदा हो गया। आगे जरा चलिए वांस ने क्या बोला है वो सुनवा दीजिए, इस्लामाबाद से भागने से पहले। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. अब IRIB जो स्टेट ब्रॉडकास्ट है ईरान का, उसने भी जो है एक पोस्ट डाल दिया है कि अकॉर्डिंग टू एन IRIB रिपोर्टर, टॉक्स बिटवीन द इरानियन एंड US टीम एंडेड मिनट्स एगो. Despite about 21 hours of negotiations and diplomatic efforts, US excessive demands prevented an agreement. Issues like the Strait of Hormuz and nuclear rights remains key disputes. बिल्कुल साफ है, होर्मुज और परमाणु कार्यक्रम ये दोनों की इशूज हैं जिनकी वजह से डिस्प्यूट हुआ, गतिरोध हुआ और वार्ता फेल हो गई. भाऊ 10 पॉइंट रख के आए थे चर्चा करने. आशीष जी, जब ये सीज फायर हुआ, वो सीज फायर जो 2 सप्ताह का अमेरिका की तरफ से ऑफर हुआ, ये अमेरिका के अंदरूनी जो होम बिल्ड प्रेशर था व्हाइट हाउस पे, उसका नतीजा था. दुनिया से कोई समर्थन नहीं मिल रहा, इसका नतीजा था. उन्हें 2 सप्ताह के लिए करना था. लेकिन इजराइल, ये हम पहले दिन से हम न्यूज लॉन्चर पे आप सारे प्रोग्राम यदि दर्शक देखे, हम हमेशा कह रहे थे कि इजराइल इसको होने नहीं देगा किसी भी हालत में. 2 बातें हैं. अभी तक अमेरिका ने जितनी बार कहा है, जितने टर्म्स रखे हैं, उसमें होर्मुज पे कंट्रोल कहीं नहीं था. होर्मुज में कंट्रोल, ये क्लॉज ही ऐसा है, जिसके तहत आप ये निगोशिएशन होने ही नहीं देंगे. एक कहावत है, गिव एन ऑफर विच द अपोनेंट विल नेवर से नो. उसी का उल्टा है, गिव एन ऑफर वेयर अपोनेंट विल नेवर से यस. आपने हार्मुज मांगा उनको. हार्मुज अमेरिका को देने के बाद ईरान के पास बचता क्या है फिर संरक्षण की, सुरक्षा के लिए? और अमेरिका ने आज तक जिसके साथ भी दोस्ती की, जिसके साथ भी मतलब अमेरिका ने कभी किसी के साथ दोस्ती निभाई नहीं, कभी कोई एग्रीमेंट और टर्म्स निभाई नहीं. ये सीज फायर दूसरे ही दिन फेल हो गया था जब लेबनान को इसको इंक्लूड न करने की बात की गई थी, जबकि पहले दिन लेबनान उसका पार्ट था. इजराइल ने बॉम्बिंग चालू की, ईरान ने हार्मुज बंद कर दिया. उसी दिन यह तय हो गया था कि यह फेल हो गया. लेकिन अमेरिका की जनता को, ट्रंप को बताना था कि देखो, हमने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा, हमने बहुत प्रयास किया. लेकिन ये प्रयास था नहीं, क्योंकि ट्रंप अब टू बी और नॉट टू बी इसमें फंस गया है, करूं या ना करूं. ट्रंप सीजफायर करता है तो ट्रंप की एक जो समर्थक है वो उससे खिलाफ है. तो पहले सीजफायर करके पूरे देश को, उसने पूरे विश्व को खुश करने का प्रयास किया, और जैसे ही उसका विरोध बढ़ा, उसने दूसरे दिन बोलना शुरू कर दिया आंट-संट. मतलब आपके लोग निगोशिएशन टेबल पे है और आप फिर युद्ध की बात करते हैं. तो वहां ईरान यदि ऊपर राष्ट्रपति को, वो तो उन्होंने इज्जत रखी,
नहीं तो उनका स्पीकर यदि बोलता कि आप किस हैसियत से आए हैं हमसे निगोशिएट करने, आप राष्ट्रपति को ही भेजिए, क्योंकि आप यहां शांति वार्ता करने आए हैं, वहां अशांति फैलाने की बात करता है वो। उसकी धमकियां बरकरार हैं अभी भी। और हाइट तो तब हो गई कि निगोशिएशन टेबल पे होते हुए आपका डिस्ट्रॉयर आपने भेज दिया हरमुज के मुंह पे हाँ कि हम हरमुज खुलवाएंगे, कब्जा कर लेंगे। तो वो निगोशिएशन किस बात का? हारमुज क्यों, कोई देश अपना अपना अधिकार कैसा छोड़ेगा? अमेरिका छोड़ देगा अपना अधिकार अपने राज्यों पे? तुम तो ग्रीनलैंड भी चाहिए तुमको सुरक्षा के लिए, तुम दूसरे की जमीन ले सकते हो अपने लिए, ये आप या हरमुज भी चाहिए आपको, और चीन आपको हरमुज लेने देगा? चीन अपने गले में फांस डालेगा हरमुज देके, और ईरान आपको हरमुज दे देगा? आप ऐसा ऑफर मांगो किसी को भी, कल कोई कहे कि भाई वो आशीष चित्रांशी जो है उनको हम कह रहे थे कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तुम कल से मोदी नामा पढ़ना शुरू करो, मोदी जी की जय बोलना शुरू कर दो, और फिर कहोगे बताओ आशीष जी सुन ही नहीं रहे, बेवकूफ आदमी है। अरे आशीष जी को ऑफर ही ऐसा दिया आपने कि जो रजिस्ट हो ही नहीं सकता कभी जीवन में। सवाल मोदी जी का या सवाल किसी का नहीं है, सवाल सिस्टम का है। लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, लड़ाई अमेरिका के खिलाफ नहीं है, लड़ाई इस पागली पगलट के खिलाफ है, जिसने पूरी अमेरिका की नीति, विदेश नीति से लेकर अर्थनीति सारी बदल दी। और इसलिए अमेरिकन अंदर भी अमेरिका में बवाल है, बाहर भी बवाल हो रहा है। आप यदि पहले बोलते कि हम हारमुज को कंट्रोल चाहिए और हमको परमाणु पूरा एनरिचमेंट जीरो चाहिए, तो ईरानियन डेलीगेशन भी नहीं भेजते, बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता था इस पे बात करने का। आप ये कह सकते हैं कि आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे, आपको उनमें कैसी इच्छा शक्ति, कौन सा बैरोमीटर से देखा आपने कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, ये इनरिच करेंगे एनर्जी के लिए और बम बनाएंगे? वो तो इजराइल भी कर रहा है। इजराइल क्यों नहीं खतरा है आपके लिए? भाई इजराइल तो बम भी बना चुका है, वो बताता नहीं लोगों को। आप इजराइल पे क्यों नहीं कहते? आप ये कहते कि इजराइल भी जीरो इन्वेस्टमेंट करेगा, इजराइल सब पूरा अपना खाली कर देगा, आप भी खाली कर दो, तो समझ में भी आता है। लेकिन परमाणु नीति का ये भी है कि आपके पड़ोसी ने यदि परमाणु हथियार हासिल किया है तो आप परमाणु हथियार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको उससे लड़ाई लड़नी है। भाई भारत ने जब एटॉमिक एनर्जी में भारत सेल्फ सफिशिएंट हो गया, और जब हमने एटम बम बनाया, जब हमारे यहाँ बुद्धा ने स्माइल किया, तो पाकिस्तान काम पे लग गया और उसने कहा कि हमारा पड़ोसी जिनकी हमारी दुश्मनी है वो परमाणु हथियार से लेस है, हमको भी होना चाहिए, और वो हुआ। इजराइल को आप कुछ नहीं बोलेंगे, इजराइल में कोई पर्यवेक्षक नहीं जा सकता, कोई नहीं, मतलब पूरी दादागिरी है। पूरे दुनिया को आपने ये समझ के रखा है कि आप चौधरी हो गए और आप जो चाहे वो करें। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब आप इजराइल के पास ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का अनुमान है, या हमारा नहीं है। कोई भी जाकर के चेक कर ले, कहीं भी जाएगा गूगल में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे कि इजराइल के पास कितने परमाणु हथियार है। अपने एडवाइजर, इनके अपने अधिकारी व्हाइट हाउस के वो बयान दे चुके हैं। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जब प्रेजेंट हो गया तो क्या हो गया, तुलसी गलबाट का क्या बात हुई? उन्हें कहा कि आपने कहा था 1 साल पहले कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं है, अब क्या स्थिति है आपकी? तो गोलमोल जवाब देने लगी, नहीं राष्ट्रपति ने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। अरे आप अपने वक्तव्य पे बने हैं या नहीं बने हैं बताइए, या तब झूठ बोला था आपने या आप झूठ बोल रहे हैं? फिर उनने पूछा कि भाई ये सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये कहते हैं कि उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। बोला हाँ नहीं है। और उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया के पास है? बोला हाँ है। तो फिर नॉर्थ कोरिया ज्यादा रिस्की है या ईरान ज्यादा रिस्की है? तो चुप हो गए। ये पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जवाब नहीं दे पाते, ये अपने एजेंसियों की रिपोर्ट झुठलाते हैं, ये अपने समर्थकों को मूर्ख और बेवकूफ कहता है जिसने इसका अपोज किया, ये मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारियों को, कमांडर इन चीफ को निकाल देता है, अपने अधिकारी बदल देता है, क्योंकि वो कहते हैं कि साहब युद्ध मत करो।
इसको वो लोग चाहिए कि नहीं, करो साहब, मारो मारो। और क्यों युद्ध करो? ईरान आपका कहां क्राइम, ईरान ने कौन सा क्राइम किया है? अपने ऊपर हुए आक्रमण का यदि मुंह तोड़ जवाब देना क्राइम नहीं है, यह उसका अधिकार है आत्मरक्षा का। ईरान ने अब तक मिडिल ईस्ट में किस पर कब हमला किया? इजराइल के साथ बहुत युद्ध हुए हैं, इजराइल के साथ मिस्र लड़ा। 1000 साल का इतिहास है आशीष जी। ईरान आक्रांता नहीं रहा है, लेकिन ईरान पे जिसने हमला किया, ईरान उसको घर छोड़ाया है। यह भी ईरान का इतिहास है। तो आज ईरान ने लोगों को तेल दिया, लोगों को सस्ता तेल दिया, अपना तेल बेचते हैं, अपना काम करते हैं। आप यदि इस युद्ध में नहीं कूदते अमेरिका, तो हार्मुज जैसा चल रहा था वैसे ही चलता। अब हार्मुज पे टोल लगेगा, पहले तो नहीं लगता था। अब हार्मुज एक युद्ध शस्त्र हो गया है, पहले तो कभी नहीं था। किसने किया इसको? कौन है ये डोनाल्ड ट्रंप है, जिसकी वजह से हार्मुज शस्त्र बना। और अब टोल लगेगा। आने वाले समय में हार्मुज विल नेवर बी अ सेम। और इसका पूरा खामियाजा ये नेतन्याहू का विस्तारवाद और पागलपन ट्रंप का, ये दोनों है। आपको पता है कि वो हार्मुज नहीं देंगे। आपने कैसा हार्मुज के साथ, मैंने इसलिए कहा ना कि ये सिर्फ अपने देश के उन लोगों को जवाब देना चाहता था कि जो लोग कहते थे कि युद्ध नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ बताने के लिए कि देखो, मैंने तो युद्ध के लिए सीज फायर किया था। अब ईरान सुन ही नहीं रहा है। कल ईरान ने भी कहना था हम हार्मुज में अमेरिका को दे देंगे, व्हाइट हाउस में बदलाव करो, व्हाइट हाउस में दूसरा प्रेसिडेंट लेके आओ। और पॉइंट्स आ गए हैं। ईरान की वो मांग भी नहीं मानता अमेरिका। और डिटेल आए हैं थोड़ा सा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भारत माना। उसको लगा जैसा भारत को हम कान पकड़ के जो चाहे वो करवा सकते हैं भारत से, वैसे ईरान को करेंगे। हमारे भारत का नेतृत्व दुर्भाग्य से, इस देश का दुर्भाग्य है, घुटना टेकने वाला साबित हुआ और ईरान लड़ने वाला। 56 इंच की सानी तो ईरान की है। हमारे यहां हम ट्रेड डील में जूते खा के आ गए। रशिया से तेल नहीं लेंगे बाप, हमसे लोग लेंगे बाप, हमारे साथ आयात निर्यात में हमको प्रॉफिट दिलवाएंगे बाप। अरे क्या हमारे अमेरिका के गुलाम है हम? अमेरिका को प्रॉफिट देने का काम हमारा है? जो तेरे को चाहिए खरीद, जो हमको चाहिए खरीदेंगे। तू तय करेगा कि हम तुमसे ज्यादा खरीद रहे, तुम हमसे भी इससे भी ज्यादा खरीदो। 4 पॉइंट करंट रिपोर्ट ने दिए हैं और डिटेल में थोड़ा सा लाइए, एक ट्वीट लाइए, भेजा है आपको, दिखाइए। ये देखिए, ये जो है रात में ही 4 पॉइंट दिया था करंट रिपोर्ट ने। सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स सेज द सीज फायर विद ईरान इज वेरी फ्रेजाइल। ये सीनियर इजरायली ऑफिशियल, इजराइल का वरिष्ठ जो है, ये अधिकारी बता रहा था रात में, मतलब ये आधी रात के समय 11-12 बजे। इजराइल हैज गिवन द यूएस ए लिस्ट ऑफ डिमांड्स इंक्लूडिंग। इजराइल ने लिस्ट दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसको देखिएगा भाव। इजराइल हैज गिवन द लिस्ट ऑफ ए डिमांड इंक्लूडिंग। इजराइल ने अमेरिका को डिमांड दी थी रिमूविंग एनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम ईरान। अभी क्या जिस पर वार्ता रुकी है, वो वार्ता किस पे रुकी? 400 किलोग्राम उनको संवर्धित यूरेनियम चाहिए था। तो इजराइल को ही बैठा देते ना। इजराइल सबका बाप तो इजराइल हो गया, जो फादरलैंड है, उसी का गुलाम इस समय ट्रंप भी है। दूसरा पॉइंट, डिसमेंटलिंग द फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। जो फोर्डो उसका संयंत्र है, उसको डिसमेंटल करो। एंडिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल खत्म। कीपिंग द लेबनान इशू सेपरेट फ्रॉम ईरान। अच्छा, ईरान को बिल्कुल खत्म कर दो और लेबनान का मसला जो है वो ईरान से अलग रखो, वहां पर ये जो करना चाहे वो करते रहे। ईरान और लेबनान का मसला अलग कर दो।
ये है, इस केवल इस लिस्ट को कोई देख ले और इंसान हो, पालतू गुलाम न हो। पामेरियन और पालतू गुलामों की बात नहीं है, कोई इंसान देख ले और जो इंसान हो उसके साथ ये ना हो कि हम अभी कट्टर सनातनी इस वक्त है, सुबह सुबह दोपहर में हम आगे इंसान का बनेंगे। आगे का पैराग्राफ और हास्यास्पद है। हम्म US officials agrees with the Israel demand, हम्म but do not trust that Iran will compromise. हम्म If talk collapses, future strike could target Iran's national infrastructure, energy and oil facilities. वो कहते हैं कि यूएस ऑफिशियल्स ने इजराइल की इस डिमांड को माना, ये जानते हुए कि ईरान इसको मना करेगा, हम्म इससे बातचीत खत्म हो जाएगी और इसके बाद ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल, एनर्जी, न्यूक्लियर प्लांट्स, इस पे हमले बढ़ेंगे। ये और फियर्स होगा। मैंने कहा कि ये युद्ध तभी रुकेगा जब इजराइल खत्म कैसे किसने करवाया है, ये तो क्लियर कर दिया कि किसने करवाया है। इजराइल चाहता ही नहीं युद्धबंदी हो। इजराइल अमेरिका के नुकसान पे, आर्थिक और सामरिक नुकसान पे ये लड़ाई लड़ना चाहता है। मैं भरोसे पे नहीं बोल रहा हूं, नुकसान पे, क्योंकि भरोसे पे लड़ाई 28 फरवरी को लड़ रहा था वो। आज अमेरिका के नुकसान पे है, क्योंकि अमेरिका ने 28 फरवरी से नुकसान ही नुकसान झेला है। इसमें अमेरिका को कुछ नहीं मिला। तो ट्रम्प को सीज फायर भी इससे पूछ के ही करना चाहिए था कि करें कि नहीं करें। सीज फायर करके भागा पहले। ट्रम्प ने, देखिए, ट्रम्प को जो लोग कल जो हमने जो बातें की है आज एक्सरे में, हमने उसमें डिटेल रिपोर्ट दी है आशीष जी, कि वहां लोग ट्रम्प को मानसिक रूप से बीमार मानने लगे। वो कहते हैं कि इसको, कल भी आपने एक ट्वीट का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई इस आदमी को, बुढ़े अंकल को अब रिटायर कर दो, इसको अब वृद्धाश्रम में भेजने का समय आ गया है। किसी ने कहा कि ये अल्जाइमर से ग्रस्त है भैया, ये भूलता है, इसको पता ही नहीं होता इसने कल क्या कहा। आधे घंटे बाद स्टैंड बदलता है। तो इसने आनंद फानन में जो देश में भयानक विरोध बढ़ रहा था, खासकर इसने जो गाली गलौज करते हुए कहा था कि मैं पाषाण युग में ले जाऊंगा, उसका इतना जबरदस्त रिएक्शन हुआ, तो इसने कहा कि नहीं, सीज फायर, अपन तो युद्ध बंद करेंगे। फिर इजराइल ने डंडा किया होगा, आप समझ नहीं रहे हो। और कल एक ट्रेलर भी हुआ वहां पे, टीजर कहो उसको, इजराइल ने बता दिया कि उनके पास क्या है, उनके पत्नी का भी नाम उछाल दिया। फिर उसके ऊपर एक कार्यक्रम डिटेल किया है हमने अत्रि जी के साथ। तो कुल मिलाकर ये एक सीरीज है। उसने कहा ज्यादा सीज फायर करेगा, देख फिर इधर आओ, मैं पूरी पिक्चर रिलीज करूंगा। तो ऐसी कंडीशन डालो कि ये सीज फायर की नौटंकी चले, ये जानते हुए, उसको मालूम था कि ये नहीं होगा सीज फायर। कंडीशन ही ऐसे रखो कि आगे वाला माने ही नहीं। लास्ट में चलते चलते जरा सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, लेटेस्ट, जो हमने कहा था भीषण युद्ध, जरा ब्रेकिंग दिखाइए और उसके अंदर की फिर फोटो दिखा दीजिए। ब्रेकिंग दिखाइए, ये देखिए। Many US military cargo planes are heading to the Middle East after talks failed and war may start again. US मिलिट्री कार्गो, कई मतलब अनेक मिलिट्री कार्गो जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिका से बढ़ गए हैं। नीचे आप जब फोटोग्राफ लाइए, एक जरा फोटोग्राफ लाइए, ये देखिए पूरी डिटेल इसमें है। ये जो ट्रैकर होता है ये उससे पूरी डिटेल है। 1 2 3 4 5 6 आपको इस समय नजर आ रहे हैं और इन 6 की पूरी डिटेल है। बोइंग 17, ये जो बोइंग 17 एक ग्लोब मास्टर है, ये सब कार्गो है बड़े बड़े, इसमें जो है पूरा का पूरा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ये जाते हैं। और ये 6 के 6 बोइंग C-17A ग्लोब मास्टर सभी 6 हैं। 6 सोचिए एक साथ रवाना हुए हैं ग्लोब मास्टर।
और ये सब मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हुए हैं। ये ट्रैकर से पूरी डिटेल आ गई और सोचिए कब वार्ता फेल हुई है। अभी लोग खासकर अमेरिका का टाइम जोन तो अलग है, लेकिन जो हमारा एशिया का और मिडिल ईस्ट का टाइम जोन है, सुबह हुई है। सुबह 8 बजे, पौने 8 बजे खबर ब्रेक होनी शुरू हुई है और 1 घंटे के अंदर उधर जेडी वांस की रवानगी हुई और वहां से कार्गो मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना नहीं, हो गए। वो यानी अब आशीष युद्ध जी किसी भी क्षण शुरू तैयार हो ही सकता थे, था। उनको ये सीज फायर करना ही नहीं था। ये सीज फायर उसने अपने लोगों की खुश करने के लिए किया। उसके बाद उसने कुछ शेयर मार्केट में उछाल हुआ, उसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया इनके लोगों ने। और उसके बाद अब ये वार्ता के लिए जब आदमी भेजा तो ऐसे कंडीशन के पास भेजा कि ये वार्ता खत्म होनी थी। यह हमारे लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के लिए नहीं थी। उनके लिए मालूम था कि ये ब्रेक होना है, ये नहीं होना है वार्ता। तो उन्होंने अपनी बाकी अगली तैयारी, एक एक ये भी एक खबर थी बीच में, उसको भी एक डिस्कशन में आपने हिंट किया था कि क्या ये 15 दिन का सीज फायर तैयारी के लिए तो नहीं किया गया? एग्जैक्टली। कोई तैयारी तो इसकी नहीं सेना है, थकी थी, सेना मान नहीं रही थी, इसकी बात सुन मान नहीं रही थी। हाँ, सुन नहीं रही थी, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी, कांग्रेस पैसा नहीं दे रही थी। ये बजट डाइवर्जन करना, कहीं से इधर से बजट उधर करना, ये सारे के लिए 15 दिन चाहिए था। हम्म, और विमान तैयार थे, इधर ब्रेक हो गया, उधर से टेक ऑफ हो गया। हम्म, भाई आपको लॉजिस्टिक भेजना है तो कुछ तो टाइम तो लगता है ना। हम्म। इधर ब्रेक हो गया और उधर निकल लिया प्लेन, मतलब। और ये युद्ध भी मुझे लगता है 2 सप्ताह का भी इंतजार नहीं करेंगे। आज से ही शुरू होगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आज से ही मिसाइल दागना फिर से शुरू होगी तो। और इस बार तो लैंड लाइन में लैंड के ट्रूप्स भी उतारे जाएंगे। युद्ध के साथ एक और भी बड़ा खतरा है। अभी कुछ खबरें और भी फ्लैश हो रही हैं प्रोग्राम के साथ साथ, जो अपडेट मैं देखता रहता हूं उसके लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम फिर लंबा हो जाएगा, उसको हम जोड़ेंगे तो मैं इसके तुरंत बाद उसको लेकर के आ रहा हूं। क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले कुछ और घातक संकेत अमेरिका ने दिए हैं और उन संकेतों पर जो ईरान का जवाब है, वो जवाब भी जो है सामने आ रहा है, वो जवाब भी उतना ही, जितना वो घातक। घातक धमकी है, उतना ही घातक जवाब भी है देने की तैयारी। तो अभी हमको इजाजत दीजिए मिड डे मुद्दा में। अब हम फिर आते हैं अगला अपडेट लेकर के। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।